नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सिखवाल ऑनलाइन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी क्लास जो है आप सभी को विदित है इस बारे में कि सभ्यताओं से संबंधित होने वाली है। सभ्यताओं से संबंधित ये जो क्लास है मे भी हमारी आखिरी क्लास हो। तो आप सभी ने जो प्रीवियस क्लासेस ली हैं उसमें मैंने बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब आज की इस कक्षा में हम क्या करने वाले हैं, जो कुछ छोटी छोटी और सभ्यताएं हैं जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो फ्रेम नहीं होते, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस फैक्ट के बारे में हम जानेंगे। और मैंने आपसे कहा है कि जो भी सभ्यताएं हैं वो अगर किसी स्थान विशेष से संबंधित है तो वह स्थान विशेष, और अगर उसके संबंध में किसी नदी का जिक्र है वह नदी, और उसके उत्खनन करता, खोज करता और उसका वर्ष आप ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके अंदर की बात आती है, तो फिर उस उत्खनन में, उस एक्सकेवेशन में हमने क्या क्या पाया है, उन सब चीज़ों की बातचीत आती है। तो मैंने आपको ऑलरेडी जो सभ्यताएं पढ़ाए हैं, उत्खनन से, डिस्कवरी से या एक्सकेवेशन से जो जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो मैंने ऑलरेडी बता दी है आपको। सारे फैक्ट्स जो हैं वो नोट करवा दिए, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे आज हम जिस सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं, ये जो सभ्यता है ये टोंक क्षेत्र से संबंधित है। टोंक क्षेत्र से संबंधित दो सभ्यताएं हैं जो आपको याद रखनी है। तो पहले तो हम क्षेत्र लिख लेते हैं। और टोंक से संबंधित किस सभ्यता के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वो है रेड के बारे में और नगर के बारे में। तो अभी पहले हम नगर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम रेड के बारे में पढ़ेंगे। नगर जो सभ्यता है, इस सभ्यता के बारे में आपको याद रखना है कि इसकी खोज किसने की है। तो सीएल कार्लाइल का मैंने आपको नाम पूर्व में भी बताया है। सीएल कार्लाइल ने यहाँ पर स्टार्ट किया था सबसे पहले डिस्कवरी, और फिर उसके बाद उत्खननकर्ता कौन है, तो उत्खननकर्ता के बारे में भी आपको याद रखना है। इनका ईयर जो है वो भी आपको याद रखना है। उत्खननकर्ता के एन पुरी आपको याद रखना है, केदारनाथ पुरी, ठीक है। इनके बारे में आपको एक बार और चर्चा सुनने को मिलेगी। दोनों ही संबंध में आप याद रखना, के एन पुरी यहाँ पर भी है। सीएल कार्लाइल के बारे में भी हमने पूर्व में बात की है। तो चीजें हो सकता है कि आपके ऐसे याद ना रहे, तो बेहतर ये है कि आप एक जगह आरसी अग्रवाल लिख लीजिए, एक जगह अक्षय कीर्ति व्यास लिखिए, सीएल कार्लाइल लिखिए। कर्नल जेम्स टोड ने किसकी खोज की है ये भी मैंने आपको बताया है। तो आप सभी एक जगह लिख लीजिए इतिहासकार जिन्होंने खोज की है, एक्सकेवेशन किया है। जैसे दयाराम सानी है, 2-3 जगह पढ़ाया है मैंने आपको। आरसी अग्रवाल है, 2-3 जगह पढ़ाया है। तो इस तरीके से आप उनके अलग कॉलम बना लीजिए, आपके लिए ये भी ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो जैसा भी आप चाहें। तो आपको याद रखना है कि ये जो नगर सभ्यता है सबसे पहले तो टोंक के अंदर है। तहसील की अगर बात करें तो उनियारा तहसील में है। तो के एन पुरी ने जब इसका उत्खनन करवाया था, उनियारा तहसील के पास ही करवाया था। यहाँ से क्या क्या मिला है उनसे पहले हम थोड़ा सा इनकी खोज और उत्खननकर्ता के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। टोंक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। खोज किसने की है, और फिर हमें याद रखना है कि उत्खनन किसने किया है। अरे भाई, तो आपको याद रखना है कि आज से लगभग 150-152 साल पहले सीएल कार्लाइल ने इस क्षेत्र के बारे में बता दिया था। यहाँ संकेत दे दिए थे कि यहाँ पर कुछ है, आप इसकी उत्खनन कर लीजिए इस क्षेत्र का, इस तरीके से। तो आपको याद रखना है कि सीएल कार्लाइल ने तो 1872-73 के समथिंग इसके बारे में बता दिया था।
ACL कार्लाइल है, अगर आप ACL कार्लाइल लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ACL कार्लाइल द्वारा। फिर आपको याद रखना है कि यहाँ पर उत्खनन कब हुआ, तो उत्खनन का जो समय है वो 1938 से 40 के मध्य है, 1938 से 40 के मध्य। और वो भी किसने किया है, तो डॉक्टर KN पुरी ने, डॉक्टर केदारनाथ पुरी। ठीक है, ये आप याद रख लेना। तो मैंने आपको कौन सा वर्ष बताया है, 1938 टू 40। अब ये जो वर्ष है ये आपको आगे और देखने को मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा वो भी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। 1938 से 40 के मध्य किसने किया है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डॉक्टर KN पुरी। KN पुरी द्वारा इसका एक्सकेवेशन किया गया। अब इसका प्राचीन नाम क्या है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका प्राचीन नाम आपको याद रखना है मालव प्रदेश। क्या याद रखना है, कारकोट नगर भी इसे कहा जाता है, मालव प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये दोनों चीजें भी आपके इंपॉर्टेंट है। अब मालव जनपद, ये सब चीजें मैं आपको जनपद भी पढ़ाऊंगी तो उस समय और थोड़ा सा याद कर लेंगे हम। मालव जनपद की राजधानी क्या थी, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो हम इसका प्राचीन नाम नोट कर लेते हैं। तो आप लिख लेना मालव नगर, और दूसरा नाम हमें क्या मिलता है, कारकोट नगर। कारकोट नगर, ठीक है। तो ये आपको मुख्यतः याद रखना है। फिर इसके बाद मालव प्रदेश की राजधानी है अगर कोई क्षेत्र, तो राजधानी में सिक्के तो मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आपको याद रखना है कि यहाँ से मालव जनपद जो था उसके बहुत सारे सिक्के मिले हैं। तो हम पहली चीज नोट कर लेते हैं, यहाँ पर लोहयुगीन सभ्यता है ये। तो यहाँ पर भट्टियों के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। मैं यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है उनकी एक लिस्ट यहाँ पर बना देती हूँ, आप थोड़ा सा देख लेना। एक तो आपको याद रखना है मालव व, एक तो मालव जनपद हो जाएगा आपके, और यहाँ पर पंचमार्क सिक्के मिले हैं। पंचमार्क या आहत जिसे कहते हैं हम, पंचमार्क या आहत सिक्के। फिर आपको यहाँ पर हाथ में कमल लिए हुए लक्ष्मी की मूर्ति मिली है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखने वाली बात है भाई, हाथ में कमल लिए लक्ष्मी जी की मूर्ति। ये आपको याद रखना है। फिर आपको जो मुख्यतः है इससे इंपॉर्टेंट याद रखने हैं वो इतने ही हैं। टोंक की नगर सभ्यता से ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम नहीं होते, जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो रेड से होते हैं। तो रेड जो है वहां पर सबसे ज्यादा सिक्के मिले हैं, लोहयुगीन सभ्यता है, और पूरे एशिया में सर्वाधिक या फिर यूं कहें सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार कहीं मिला है, तो वो कहाँ मिला है, रेड के अंदर मिला है। तो ये इसमें तो आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं, ये तो आप फटाफट से इतना सा नोट कर लीजिए। एक पानी की घूंट ले ले हैं। तो ये मालव जनपद के जो सिक्के हैं इन पर एक नाम भी नोट है, तो वो भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये जो CL कार्लाइल है इनको ये सिक्के मिले थे। ये वाली लाइन में हटा रही हूँ और यहाँ पर वो लिखना ज्यादा सही रहेगा ताकि आपको समझ आ जाए।
तो इन सिक्कों पर क्या लिखा था वो मैं यहां आपके लिए लिख देती हूं। नागवाहा महाजया व नागवाहा जया, ये इस पर उत्कीर्ण था। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। सीएल कार्लाइल को ये सिक्के मिले थे यहाँ से, उन्होंने खोज की थी यहाँ पर, उन्होंने बताया कि यहाँ और कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। अब आप देखेंगे तो जो नगर है इसका नाम जो है नागवाड़ा से अपभ्रंश होते हुए नगर हुआ है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसीलिए तो नागवाहा जया महाजया लिखा हुआ है यहाँ पर। तो नागवाड़ा इसका प्राचीन नाम रहा है और उसी से अपभ्रंश होते हुए ये नाम क्या परिवर्तित हो गया है, वर्तमान में हम इसे किस नाम से जानते हैं, नगर से। ठीक है, तो ये आप थोड़ी सी चीजें इसके बारे में ध्यान रख लेना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी जो सभ्यता है टोंक क्षेत्र से ही संबंधित है, जिसका नाम है रेड सभ्यता। ठीक है, तो ये रेड सभ्यता आपको याद रखनी है। फिर इससे संबंधित क्या क्या मुख्य तथ्य हैं वो याद रखने हैं। तो ये जो रेड सभ्यता है टोंक में ढील नदी है, ढील नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है, यह सभ्यता टोंक में ढील नदी के किनारे। टोंक में ढील नदी के किनारे स्थित है। तो ये इसकी पहली मुख्य बात है। फिर इसके बाद आपको याद रखना है कि इसका उत्खनन यानी कि इसकी डिस्कवरी और एक्सकेवेशन में किस किस का हाथ है, तो वो भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। तो मैंने आपको पीछे ही बताया है, पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा है 1938-40 बताया या नहीं बताया। और मैंने कहा ये जो सेम चीज है ये आपके वापस दोबारा भी काम आएगी। और कहाँ काम आई है, तो ये अब आपको याद रखना है कि ये अब आपके रेड के अंदर काम आ रही है। तो रेड में ही इसी समय एक और सभ्यता का पता लगा, तो उसके बारे में हम लिख लेंगे कि खोज व उत्खनन किसने किया है। तो आपको याद रखना है कि 1938 1938-39 में यहां पर दयाराम साहनी काम कर रहे थे। कौन काम कर रहे थे? 1938-39 में दयाराम साहनी। और इसी के साथ साथ इसी समय 1938 से 40 यानी कि दयाराम साहनी के एक वर्ष बाद तक यहां पर कार्य कर रहे थे केदारनाथ पुरी। केदारनाथ पुरी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। फिर आपको याद रखना है कि यहां से सबसे ज्यादा सिक्के प्राप्त हुए हैं। एक तो ये आप नोट कर लेना कि ये लोह युगीन सभ्यता है। लोह युगीन सभ्यता, ठीक है। अब एक ही स्थान से सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं भारत में। एक ही स्थान से सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के
पंचमार्क सिक्के जिन्हें हम कह रहे हैं, आहत सिक्के जिन्हें हम कह रहे हैं, वो प्राप्त हुए हैं। और यह स्थल कौन सा है, तो आपको ये याद रखना है कि यह स्थल रेड है, जो कि टोंक में अवस्थित है। तो आप याद रख लेना। भारत में एक ही स्थान से चांदी के सर्वाधिक पंचमार्क सिक्के ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ पर अपोलोडोटस और इंडोसेनियन के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। अपोलोडोटस का एक ही सिक्का प्राप्त हुआ है, लेकिन इंडोसेनियन के यहाँ पर बहुत सारे सिक्के मिले हैं। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इंडोसेनियन के सिक्के प्राप्त हुए। फिर अगली इंफॉर्मेशन आपको इससे याद रखनी है कि एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार अगर कहीं मिला है तो वो आपकी रेड सभ्यता से मिले हैं। और इस पर कई बार प्रीवियस ईयर के दौरान क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, लैंग्वेज आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। बाकी इस एक लाइन से क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार। और आपको याद रखना है कि यहाँ पर जिस रेड सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, इतने ज्यादा सिक्के मिले हैं यहाँ पर। और मालव जनपद के 6000 सिक्के मिले हैं। पंचमार्क सिक्के जिनके हम बात कर रहे थे 3000 सिक्के ये मिले हैं। तो इतने सारे सिक्के मिल रहे हैं। लोह युगीन सभ्यता है, तो लोह युगीन सभ्यता होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर। तो ये वाली लाइन जो है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हाल फिलहाल में ही पूछा गया है। RS 2023 का जो प्री पेपर हुआ था उसमें। तो आपको ये भी याद रखना है। शायद सिक्कों के बारे में पूछा गया है या फिर प्राचीन भारत का टाटा नगर, इन दोनों लाइंस में से किसी एक पर पूछा गया है। प्राचीन भारत का टाटा नगर। तो ये आपके अगली सभ्यता कौन सी हो गई? रेड सभ्यता। तो ये आप थोड़ा सा इसके बारे में जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो याद रख लेना। और इसके अलावा यहाँ पर मातृ देवी की प्रतिमा मिली है और सुंगकालीन यक्ष की प्रतिमा मिली है।
जो एक विशालकाय प्रतिमा यक्ष की हम पूर्व में चर्चा कर रहे थे वो नोह से मिली थी, लेकिन आपको याद रखना है कि शुंगकालीन यक्ष की मूर्ति आपको रेड से मिली है। ठीक है, तो यहां पर हम एक और लाइन ऐड करते हैं, मातृदेवी व साइड में लिखें क्या, इधर लिख देती हूँ मैं, वरना फिर क्या है कि दिक्कत हो जाएगी थोड़ी देखने में बाकी बच्चों को पीडीएफ। तो मातृदेवी की प्रतिमा ठीक है, और गजमुखी गजमुखी प्रतिमा, यक्ष की प्रतिमा लिखते हैं हम यहाँ पर, यक्ष की मूर्ति या प्रतिमा, ये आप थोड़ा सा याद रख लेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गजमुखी यक्ष कहाँ पर है, तो ये है आपके रेड के अंदर, और शुंगकालीन यक्ष या जाख बाबा की प्रतिमा आपको नोह भरतपुर के अंदर देखने को मिलेगी, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम झुंझुनू के अंदर जो सुनारी सभ्यता है उसकी बात करेंगे, और तिलवाड़ा जो कि अब वर्तमान बालोतरा क्षेत्र में आता है उसकी बात करेंगे। तो इन दोनों के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम फटाफट से नोट कर लेते हैं। तो पहली सुनारी सभ्यता, और ये जो सुनारी सभ्यता है ये कहाँ पर है, तो इसका क्षेत्र आप याद रख लेना, झुंझुनू। इंसेक्ट्स का हम कुछ नहीं कर सकते, वो भी बोर्ड चलाना चाह रही है। तो सुनारी सभ्यता के बारे में आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये जरूर याद रखना है कि ये जो सुनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर है, यहाँ लोहा अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियां मिली है, तो यूं कह सकते हैं लोहा गलाने की भट्टियां मिली है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा इसको नोट कर सकते हैं। लोह अयस्क से लोहा गलाने की भट्टियां, ये आपको थोड़ा याद रखना है। फिर उसके बाद दूसरी तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर में अब वर्तमान बालोतरा में आ गया है, तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी याद रखना है। तिलवाड़ा सभ्यता, और ये वर्तमान में किस क्षेत्र में है, तो इसका क्षेत्र आप थोड़ा सा याद रख लेना, बालोतरा। मैंने आपको मल्लीनाथ जी के मंदिर के बारे में जब पढ़ाया था आर्ट एंड कल्चर में, तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि मंदिर का स्थान जो है परिवर्तित हो गया है, वर्तमान में ये क्षेत्र जो है ये कहाँ पर आ रहा है, बालोतरा में। तो ये तिलवाड़ा सभ्यता अब इस बात है कहाँ चली जाएगी, बालोतरा के अंदर। ठीक है, अब कौन सी नदी के किनारे है ये भी आपको थोड़ा याद रखना है, तो नदी के बारे में आप थोड़ा याद रख लेना। तो यहाँ पर लूनी नदी है, तो ये सभ्यता आपकी किस नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे स्थित है। फिर इसकी खोज के बारे में याद रखना है आपको, तो खोज जो है वीएन मिश्र ने की है,
तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसकी खोज करने वाले खोजकर्ता कौन है, डिस्कवरी का श्रेय किसे जाते हैं, तो डिस्कवरी का श्रेय जो है वो वीएन मिश्र को जाता है, वीएन मिश्र। फिर आपको याद रखना है कि ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है, मध्य पाषाण काल से। यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं हमने। बागोर सभ्यता जब पढ़ी थी तो मैंने कहा था आपसे कि राजस्थान में प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य बागोर से मिले हैं। अगर वहीं हम इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में बात करें तो मैंने आपको बताया था कि भारत में अगर आपसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य पूछे जाएं तो आप बहुत सारी किताबों में महरगढ़ देखेंगे, लेकिन 2007-8 तक की जो किताबें हैं उनमें महरगढ़ है। अब वर्तमान के संदर्भ में लहुरादेव यूपी जो है वो क्षेत्र सभी के सामने आ रहा है और बहुत सारे एग्जामिनर्स जो हैं उसको सही भी कर रहे हैं। अगर आपको वर्तमान में लहुरादेव ऑप्शन में दिखे तो आपका जो सबसे पहला आंसर होगा वो लहुरादेव ही होगा। ठीक है। जो महरगढ़ के अंदर साक्ष्य मिले हैं वो लगभग 7000 ईसा पूर्व के माने गए हैं, लेकिन जो लहुरादेव में है वो 9000 BC तक के हैं। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब एग्जामिनर्स जो हैं वो भी इस चीज को समझ गए हैं, इस फैक्ट को सही कर रहे हैं। तो लहुरादेव आपका सही आंसर होगा। आने वाले एग्जाम्स में अगर आप दे रहे हैं तो इंडियन हिस्ट्री में अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है कि राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हमें बागौर से मिले हैं, और दूसरे जो साक्ष्य हैं दूसरे नंबर पर हमें तिलवाड़ा से मिले हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा डिनोट कर लेना है यहाँ पर। पशुपालन के साक्ष्य और मध्य पाषाण काल जो है उसमें लघु पाषाण काल कह सकते हैं आप, तो उससे संबंधित ये सभ्यता है। तो आप थोड़ा सा याद रख लेना। जो बैराट सभ्यता है वो भी इसी से संबंधित है और मैंने आपको उसके बारे में पहले पढ़ा दिया है, तो उसकी चर्चा अब हम और ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये आप याद रख लेना। मध्य पाषाण काल या लघु पाषाण युगीन सभ्यता। लघु पाषाण युगीन सभ्यता। तो ये आपकी दो सभ्यताएं यहाँ पर पूरी हो जाती है। ठीक है, इनके बारे में आप याद रखेंगे। फिर आगे बाका गांव भीलवाड़ा में एक सभ्यता है और ये जो सभ्यता है यहाँ से सर्वप्रथम अलंकृत गुफा के साक्ष्य मिले थे। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये वन लाइनर वाले जो है वो आपको एक ही साथ लिखवा रही हूँ। बाका गांव भीलवाड़ा, तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि राजस्थान में प्राचीनतम या प्रथम अलंकृत गुफा के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अलंकृत गुफा, ठीक है। और दूसरा किसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वो है आपके इसवाल उदयपुर के अंदर। इसवाल उदयपुर के अंदर यहाँ क्या याद रखना है आपको, तो आपको याद रखना है कि ये प्राचीनतम औद्योगिक नगरी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, प्राचीनतम औद्योगिक नगरी। प्राचीनतम औद्योगिक नगरी। अब
नाडोल पाली का नाम आपने सुना ही है, तो इसके बारे में भी आप याद रख लेना कि इसका एक अन्य नाम जूनाखेड़ा सभ्यता है। तो नाडोल बोलो या जूनाखेड़ा बोलो एक ही बात है, तो आपको ये भी याद रखना है। जूनाखेड़ा कहाँ है? पाली के अंदर। लेकिन अगर आपसे सिर्फ खेड़ा पूछ ले तो खेड़ा के बारे में आप क्या बताओगे? तो खेड़ा जो सभ्यता है ये नगर के अंदर स्थित है। कहाँ पर? नगर में। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। तो नाडोल पाली के अंदर जो सभ्यता है उसी को हम जूनाखेड़ा के नाम से जानते हैं। और सिर्फ खेड़ा सभ्यता कहाँ है? तो ये नगर के अंदर है। और नगर कहाँ है? नगर कहाँ है ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि हमने तो अभी अभी पढ़ा है नगर। ये देखो, पढ़ा या नहीं पढ़ा? तो नगर टोंक के अंदर है। अब आगे हम जिस सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं वो है जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा जो सभ्यता है ये भी लोह युगीन सभ्यता है। और जोधपुरा कहाँ पर स्थित है? तो पहले तो ये क्षेत्र जो है वो जयपुर के अंदर आता था। देखना, नाम जोधपुरा है लेकिन क्षेत्र जो है वो जयपुर के अंदर आता था। लेकिन अब वर्तमान में ये जोधपुरा ना तो जोधपुर में है ना जयपुर में है, तो कहाँ चला गया? तो अब ये जो क्षेत्र है ये चला गया है कोटपुतली बहरोड में। तो आपको पहली चीज याद रखनी है। जोधपुरा सभ्यता। और ये जोधपुरा सभ्यता आपको याद रखना है कि किस क्षेत्र में है अब। तो ये आपके लोह युगीन सभ्यता है जो कि कोटपुतली बहरोड में स्थित है। लोह युगीन सभ्यता किस नदी के किनारे है ये भी आपको याद रखना है। तो अगर आपसे नदी का नाम पूछे तो आप याद रख लेना कि कोटपुतली बहरोड में जो नदी बह रही है वो साबी या साहबी नदी, आपको दोनों में से कोई भी नाम मिले वो याद रखना है। ठीक है, या तो साबी मिलेगा या फिर साहबी मिलेगा, लेकिन मुख्यतः आपको साबी मिल जाएगा। तो आप अगली इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए कि कोटपुतली बहरोड में साबी या साहबी नदी के किनारे। साबी या साहबी नदी के किनारे स्थित है। अब इसकी खोज के बारे में आपको याद रखना है। तो इसकी खोज या उत्खनन जो है 1972-73 के समय हुई थी। और 1972-73 में इसकी खोज करने का श्रेय जो है आरसी अग्रवाल और विजय कुमार को जाता है। इनके बारे में, इन दोनों का संयुक्त नाम हमने पहले भी पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे फटाफट। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर खोज व उत्खनन। खोज व उत्खनन, तो ये आप याद रखेंगे 1972-73 में आरसी अग्रवाल, इनका पूरा नाम आप जानते हैं अब, रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने। ठीक है, विजय कुमार द्वारा। ठीक है, अब यहां पर भी आपको दो चार चीजें याद रखनी है कि इस समय जो है मानव थोड़ा ज्यादा विकसित हो गया था। कैसे? तो इस समय उसने देखो छप्पर ढालने वाले काम करने स्टार्ट कर दिए थे, छत पर टाइल्स लगना स्टार्ट हो गई थी। और क्या हुआ? तो लोहा गलाने की भट्टियों के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। और
इस संस्कृति में आप देखेंगे कि मानव जो है अब घोड़े से रथ खींचना सीख गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा विकास है, वरना अब तक उसको लगता था कि नहीं, ये पशु जो है वो मेरे बैठने के ही काम आ सकता है, या फिर पशु पालने के काम आ रहा है, उसको चारा डाल दो, अपनी रक्षा कर रहा है, इधर उधर अपने को पहुंचा रहा है, बस। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसके पीछे एक गाड़ी लगाई जा सकती है, रथ लगाया जा सकता है जिसको ये खींच सकता है। तो आपको याद रखना है कि अब इस संस्कृति के दौरान जो है मानव ने घोड़े से रथ खींचना स्टार्ट कर दिया था, उसने छत बनाना स्टार्ट कर दिया था, छप्पर जिसको बोलते हैं हम, तो छप्पर ढालने वाले काम स्टार्ट कर दिए थे। और इतना ही नहीं, उसने जो छत है वहां पर टाइल लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये भी बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है। तो आपको इन सब चीज़ों को भी याद रखना है। तो ये हम थोड़ा याद रख लेते हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि ये जो संस्कृति है, इस संस्कृति के प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड नंबर 3 में हमें लोहे के साक्ष्य मिले थे। तो ये वाली लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेम लाइन जो है किसी एग्जाम के अंदर आपसे पूछी गई है और इसी वे में पूछी गई है। कालखंड 3 है वो, तो फेज 3 बोल सकते हैं हम जिसे। तो फेज 3 में हमें लोहे के साक्ष्य मिलने स्टार्ट हो गए थे। उस समय लोहा उपलब्ध था, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो इस संस्कृति के प्रारंभिक यानी इनिशियल जो है उसके अंदर कालखंड 3 में लोहा उपलब्ध था। लोहा उपलब्ध था। फिर दूसरी लाइन आपको यहां पर लिखनी है कि इस संस्कृति में मानव ने घोड़े से रथ खींचना सीख लिया था। रथ खींचना सीख लिया था। और फिर आपको आगे क्या लिखना है कि इस समय मानव जो है वो मकान की छतों पर टाइल और छप्पर डालने लग गया था। एक मिनट रुकिए आप, ये पैनल पे क्या शो होने लग गया भाई। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा आपको बीच में डिस्टरबेंस हुआ होगा, तो उसके लिए माफ़ी। लेकिन ये थोड़ा कभी कभार क्या है कि आप भी जानते ही हैं, यही पेज चल रहा है। चलो ठीक है। तो इस समय मानव जो है, आपको याद रखना है कि मानव ने अब छतों पर टाइल डालने का और छप्पर डालने का काम स्टार्ट कर दिया था। साथ ही साथ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पर क्या चल रहा है भाई। ये तो ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिए कि मानव ने छत पर टाइल व
मानव के छत पर छप्पर ढालने के साक्ष्य। ठीक है, तो मोटी मोटी सी ये वाली बात आपको जोधपुरा सभ्यता से याद रखनी है। जोधपुरा सभ्यता, इससे ज्यादा और कुछ आगे याद रखने की जरूरत नहीं है। जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो इनमें से पूछ लिए गए हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, और सारी लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो एक एक लाइन आपके लिए सोच समझ कर डाली गई है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे अब हम बढ़ते हैं और एक और सभ्यता के बारे में हम देखेंगे। इस सभ्यता का नाम है ओजियाना सभ्यता। और ये जो ओजियाना सभ्यता है, पूर्व में भीलवाड़ा में आती थी, लेकिन वर्तमान में जो ओजियाना स्थल है ये कहाँ पर आ रहा है? ब्यावर के अंदर। तो ये भी एक छोटी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। अरे भाई ढंग से ए नहीं बन रहा, बताओ लो। ओजियाना सभ्यता। आपको याद रखना है कि ये ओजियाना सभ्यता किस क्षेत्र में आती है? तो वर्तमान में ब्यावर में आती है ये सभ्यता। और आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो ओजियाना सभ्यता है ये आहड़ सभ्यता का ही एक स्थल है। मैंने आपको आहड़ सभ्यताएं बताई थी, तो उस समय मैंने आपको जिक्र किया था इसका भी कि ओजियाना के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आहड़ सभ्यता से संबंधित ही स्थल है, लेकिन इसमें विशेष क्या है? तो आपको याद रखना है कि आहड़ सभ्यता के जो बाकी स्थल हैं वो किसी नदी के तट पर हैं, लेकिन ये ओजियाना एक इकलौता ऐसा स्थल है जो पहाड़ी पर स्थित है। ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आहड़ सभ्यता से जुड़ा हुआ कोई एक ऐसा स्थल जो नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो ये कौन सा स्थल हो जाएगा? ये है आपके ओजियाना। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी की चर्चाएं भी हम करते रहेंगे, लेकिन मैं पहले आपको यही चीज नोट करवा रही हूँ। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता से संबंधित स्थल। अन्य स्थल नदी तट पर अवस्थित हैं या स्थित हैं। जबकि ओजियाना जो है ये पहाड़ी पर स्थित है। तो ये आप इसके बारे में याद रखेंगे। फिर हम इसके डिस्कवरी और एक्सकेवेशन के बारे में बात करें तो आपको याद रखना है कि सन 2000-2001 में आलोक त्रिपाठी और BR मीणा ने इसका एक्सकेवेशन किया था। तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो जयपुर क्षेत्र है ये उससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान पुरातत्व विभाग जो है उससे संबंधित नहीं है। तो आपको याद रखना है ASI के आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया। जयपुर क्षेत्र से संबंधित
कौन कौन है, तो उनका नाम हम याद रख लेते हैं। एक है आपके B.R. मीना, और दूसरे जो हैं वो है आपके आलोक त्रिपाठी। इन दोनों के द्वारा कब किया गया है, तो याद रख लेना 2001 2002 में। सॉरी 2000 और 2001 में। ये आपको पहली चीज याद रखनी है। फिर आपको याद रखना है कि यहाँ से गोल छेद वाले पत्थर मिले हैं, गाय की मृण मूर्ति मिली है। तो ये जो गाय की मृण मूर्ति है ये आपसे प्रीवियस ईयर के दौरान पूछी हुई है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखना। गाय की टेराकोटा मिली है यहाँ पर, गाय की मृण मूर्ति, और आपको मैंने क्या बताया है कि गोल छेद वाले पत्थर मिले हैं। गोल छेद वाले पत्थर, ठीक है। और कार्नेलियन मन के मिले हैं, तो ये भी आप थोड़ा याद रखना चाहो तो रख लेना। कार्नेलियन मन के, तो ये कुछ चीजें मिली हैं हमें ओजियाना से जिनके बारे में आपको याद रखना है। तो फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं जो याद ही रखने हैं। फिर छोटे छोटे और जगह हैं जिनके बारे में और याद रखना है हमें, वो कौन कौन सी है। तो अब हम जो अगला क्षेत्र लेने वाले हैं वो है अलवर। कौन सा? अलवर। तो आपने नाम सुना होगा भानगढ़ का, सुना है या नहीं सुना? तो आपको भानगढ़ याद रखना है, अलवर से आपको डडीकर याद रखना है। ये दोनों क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। भानगढ़ से पुरा पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं, डडीकर जो है यहाँ से आपको 7000 वर्ष पूर्व के शैल चित्र मिले हैं। तो हम क्षेत्र ले लेते हैं अलवर। ये अलवर क्षेत्र लिया और इससे संबंधित दो सभ्यताएं। पहली सभ्यता कौन सी है, तो मैंने बता दिया आपको, भानगढ़ सभ्यता, राजगढ़ तहसील में आता है, ठीक है। गए होंगे आप सरिस्का, भानगढ़। भानगढ़ फोर्ट के बारे में भी मैंने आपको बताया था, किसने बनवाया, भूतिया किला इसे कहा जाता है। बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो भानगढ़ क्षेत्र है इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर पूरा पाषाण कालीन उपकरण जो है उनके साक्ष्य मिले हैं। पूरा पाषाण कालीन उपकरणों के साक्ष्य, ठीक है। अब जो दूसरा क्षेत्र है वो है आपके डडीकर। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। डडीकर,
और ये जो क्षेत्र है, यहाँ से मैंने आपको बता दिया है 7000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। किस काल के हैं? तो पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7000 वर्ष पुराने शैल चित्रों के साक्ष्य। अब इसी क्रम में आप बूंदी क्षेत्र को और याद रख लेना कि जो बूंदी है वहां से भी बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स के साक्ष्य मिले हैं हमें। बूंदी, गरदड़ा के अंदर, गरदड़ा बूंदी में बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स, ये भी शैल चित्र है। रॉक पेंटिंग्स के साक्ष्य। ठीक है, ये आप याद रख लेना। फिर आपको याद रखना है शाहपुरा का एक क्षेत्र। शाहपुरा में कौन सी सभ्यता है? तो यहाँ पर है जहाजपुरा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि महाभारत कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो छोटा सा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा याद रख लेना आप। क्या नाम है? जहाजपुर। और कहां पर है? शाहपुरा में। और याद क्या रखना है कि यहां से महाभारत कालीन साक्ष्य मिले हैं। चलो, इस पेज पे इतना ही आ सकता है, लेकिन सभ्यताएं आगे भी बाकी हैं, तो हम उनके बारे में कर लेते हैं थोड़ा। अब आपको दूसरा जो क्षेत्र है वो झालावाड़ का याद रखना है। झालावाड़ में आपके दो सभ्यताएं हैं, एक है खानपुरा सभ्यता और एक है चंद्रावती। चंद्रावती सभ्यता मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, और उस समय मैंने चंद्रावती सभ्यता जो बताई थी वो सिरोही के अंदर बताई थी। तो आपको याद रखना है कि चंद्रावती सभ्यता दो जगह है, ये नाम दो जगह आ रहा है, सिरोही में और झालावाड़ के अंदर, तो याद रखना है आपको। अगला क्षेत्र हमारा झालावाड़। और सभ्यता कौन सी है? तो एक आपको याद रखना है खानपुरा, जहां से 200 ईसा पूर्व जो है नदी घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। कितने साल पुराने? 200 ईसा वर्ष पुराने। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, खानपुरा के अंदर। यहां पर आप लिखेंगे 200 ईसा पूर्व के नदी घाटी
सभ्यता के साक्ष्य। ठीक है, फिर उसके बाद आपको याद रखनी है एक और सभ्यता, और ये है चंद्रावती। अब इस चंद्रावती सभ्यता में आपको याद रखना है कि यहाँ मंदिरों के अवशेष मिले हैं, और ये जो मंदिर हैं ये 11वीं से 12वीं, 11वीं और 12वीं दोनों शताब्दियों के हैं। तो ये थोड़ा सा आप और याद रख लेना, ठीक है। 11वीं व 12वीं सदी के मंदिरों के साक्ष्य। तो ये आपको झालावाड़ क्षेत्र और याद रखना है, ठीक है। झालावाड़ से संबंधित इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है, जो भी बताई हैं इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको याद रखनी ही है। फिर आगे हम बात करेंगे एक और सभ्यता की, जो है आलनिया सभ्यता। बूंदी के अंदर गरदड़ा की हमने बात कर ली है, शैल चित्रों की बात की है हमने। अब यहीं पर आपको याद रखना है बूंदी के घने जंगलों के अंदर एक और सभ्यता हमारे सामने आती है, जिसका नाम है आलनिया सभ्यता। हाड़ौती क्षेत्र जो है उसी से संबंधित है। इसके एक्सकेवेशन के संबंध में थोड़ी त्रुटि है। कैसे? तो राजस्थान सुजस जो है वो कुछ और कहती है, सुजस इसको बहुत सालों पहले ले जाती है, 1950 के समथिंग, और जयनारायण जी जो है वो उससे पहले के, मतलब बाद के हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें मैं आपको नोट करवा देती हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ आ जाए। तो आलनिया सभ्यता अगली हेडिंग होगी हमारी। एसी ऑन कर ले थोड़ा सा, आपकी परमिशन हो तो हम जिस सभ्यता के बारे में बात कर रहे थे वो है आलनिया सभ्यता। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसके एक्सकेवेशन के संबंध में आपको त्रुटि मिल सकती है, तो एग्जाम में जब पूछा जाए तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे हम राजस्थान सुजस के डाटा के बारे में बात करेंगे, उन्होंने इसके संबंध में डाटा क्या दिए हैं। तो ऐसे तो 14 अगस्त 1978 में इसका जो एक्सकेवेशन किया था जगत नारायण श्रीवास्तव ने किया था। 14 अगस्त 1978 ईस्वी में किसने किया है? जगत नारायण श्रीवास्तव ने। श्रीवास्तव ने हाड़ौती के घने जंगलों व पथरीली कंदराओं यानी कि गुफाएं, पथरीली कंदराओं में शैल चित्रों की खोज की। अब जो राजस्थान सुजस है उसका पेज नंबर 947, उसमें क्या बात कही गई है वो भी मैं आपको नोट करवा देती हूँ। तो ये
कहाँ से मैं संदर्भ ले रही हूँ वो आपको बता रही हूँ। राजस्थान सुजस, और पेज नंबर क्या है 947। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना कि इसके अनुसार क्या बताया गया है। तो इसके अनुसार ये कहा गया है कि हाड़ौती में शैल चित्रों को खोजने का जो कार्य है वो सर्वप्रथम किया है 1953 में। और किसने किया है? तो पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने किया है। ठीक है, तो ये हम थोड़ा डाटा नोट करेंगे कि हाड़ौती में शैल चित्रों को खोजने का कार्य सर्वप्रथम 1953 में पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, विष्णु श्रीधर वाकणकर ने किया। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। बुक्स के अंदर आपको ये वाला डाटा मिल जाएगा, लेकिन राजस्थान सुजस जो है वो ये डाटा दे रही है, तो अब संभवतः आपको दोनों डाटा मिल जाए। ठीक है, तो उन्होंने कोटा के निकट जो है चट्टानेश्वर मंदिर है वहां पर 5 समूह में 35 शैल चित्र खोजे हैं। ये किसके बारे में कहा है राजस्थान सुजस ने? तो ये बताया है इन्होंने डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के बारे में। और ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित शैल चित्र है, ऐसा राजस्थान सुजस में कहा गया है। तो ये भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कोटा के पास कितने समूहों के अंदर है? तो ये आप याद रख लेना, 5 समूहों में। प्रागैतिहासिक व अन्य कालों से संबंधित अन्य कालों से संबंधित 35 शैल चित्रों की खोज की है। शैलाश्रय या शैल चित्र, शैलाश्रय भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, शैलाश्रयों की खोज की है। तो ये मोटी मोटी सी बात हमें याद रखनी है इस आलनिया सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि इसके 2 उत्खननकर्ता बताए जाते हैं। एक तो आपके जगत नारायण श्रीवास्तव और दूसरे जो हैं वो श्रीधर वाकणकर। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। अब हम आगे कुछ और क्षेत्रों के बारे में बात कर लेते हैं और आज का ये टॉपिक जो है हम उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जैसलमेर से संबंधित क्षेत्रों के बारे में। जैसलमेर में आपको 2-3 सभ्यताएं दिखेंगी। लोदरवा आप जानते ही हैं जैसलमेर के अंदर है। फिर आपको ओला सभ्यता यहाँ देखने के लिए मिलेगी। कौन सी सभ्यता? ओला सभ्यता। अब इनसे संबंधित और क्या क्या चीजें हैं वो आपको याद रखनी है।
वो मैं आपको यहाँ पर लिखवा रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्षेत्र लिख लेते हैं जैसलमेर। और इस जैसलमेर को हम ले आते हैं यहाँ पर, और फिर यहाँ से संबंधित सभ्यताओं के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ से संबंधित पहली जो सभ्यता है वो है ओला सभ्यता। कौन सी? ओला सभ्यता। आजकल तो आप दूसरी ओला के बारे में जानते हैं, जानते कि नहीं जानते? ओला राइड भी आप जानते हैं, ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में भी आप जानते हैं। तो ये जो ओला है उन दोनों ओलाओं से अलग है। अब आप कहेंगे कि नहीं, हम तो ओला सरनेम के बारे में भी जानते हैं। तो देखिए, ऐसे तो आप बहुत कुछ जानते हैं। ओला बारिश में आपने देखे होंगे, जो बर्फ बरसती है उन्हें भी ओले कहा जाता है मारवाड़ी के अंदर। तो ऐसे तो हम बहुत सारी चीज़ों को ओला कहते हैं, लेकिन ये आपको थोड़ा याद रखना है अपने एग्जाम की दृष्टि से। ओला सभ्यता। अब ये ओला सभ्यता जो है ये बिल्कुल आपको उलाला करने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो कुल्हाड़ी के साक्ष्य हैं। तो बिना मतलब कोई मर वर जाएगा, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं चिल्लाना है। इसको आप चुपचाप ही याद कर लेना कि यहाँ से पाषाण कालीन कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? पाषाण कालीन कुल्हाड़ी के साक्ष्य। तो पहली सभ्यता जैसलमेर की कौन सी हो गई? ओला सभ्यता। फिर आपको याद रखना है यहाँ पर दूसरी सभ्यता है लोदरवा सभ्यता। ये जो लोदरवा सभ्यता है ये आपको याद रखना है कि कालीबंगा और हड़प्पा के समकालीन सभ्यता है। तो इसके बारे में बस इतनी ही बात याद रखनी है। लोदरवा सभ्यता। क्या याद रखना है कि यह सभ्यता कालीबंगा व कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहने वाले कौन है? कमेंट करके बताइए फटाफट से, कौन है? कालीबंगा व हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। ठीक है, तो ये हमने देख ली यहाँ पर मिली हुई दूसरी सभ्यता। अब तीसरी सभ्यता और है, उसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो ये जो तीसरी सभ्यता है इसका नाम क्या है? ज्यादा इधर लिख दिए क्या हमने? ये लो भाई, अब हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं और इसे भी थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। इसको इधर करते हैं और यहाँ पर हम एक थर्ड नंबर की सभ्यता और लेके आते हैं जिसका नाम है पोरवर व सोनू क्षेत्र। तो आप इसको सीधे डायरेक्ट लिख लेना, पोरवर व सोनू क्षेत्र। यहाँ से चूहे के दांत के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। पोरवर व सोनू क्षेत्र
से प्राचीनतम चूहे के दांत के साक्ष्य मिले हैं। चूहे के दांत के साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपको थोड़ी सभ्यता के बारे में बात याद रखनी थी। फिर एक और सभ्यता जिसका सिर्फ आपको नाम याद रखना है और वो है कुंडा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कुंडा सभ्यता। तो ये आपको जैसलमेर क्षेत्र याद रखना है। ठीक है, फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, आगे बढ़े हम। और आगे अब हम जिस क्षेत्र की बात करेंगे वो है भरतपुर। कौन सा क्षेत्र है? भरतपुर। और भरतपुर में जो 3-4 सभ्यताएं हैं उनके बारे में भी हम बातचीत कर लेते हैं। अब आप बोलेंगे भरतपुर में कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, तो मैं एक का नाम तो आपको कितनी देर से चिल्ला रही हूं। कौन सी सभ्यता? मैंने आपको बताया था, नोह। नोह सभ्यता। नोह सभ्यता। इस नोह सभ्यता का उत्खनन किसने किया है? सबसे पहली चीज आपको जो याद रखनी है, तो आपको याद रखना है कि 1963-64 के मध्य 1963-64 में आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया था। याद रह जाएगा आपको? बिल्कुल, इतनी चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। अब आपको याद रखना है कि ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये जो है रूपारेल नदी है, उसके तट पर स्थित है। रूपारेल नदी के तट पर। दूसरी बात, अब तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि यहां पर महाभारत व लोहकालीन युग के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये जो सभ्यता है आप लिख लेना, महाभारत कालीन व लोहयुगीन सभ्यता है। और यहां से क्या मिला है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहां से शुंगकालीन जाख बाबा की या यक्ष की मूर्ति मिली है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। जाख बाबा की मूर्ति, तो ये इतनी चीजें हैं, ये तो आपको। और ये मूर्ति के आगे भी आप लिख लीजिए, विशालकाय मूर्ति मिली है। ये विशालकाय मूर्ति यानी कि आकार में बहुत ज्यादा बड़ी है, विशालकाय मूर्ति। तो ये थोड़ी थोड़ी बात आपको याद रखनी थी। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि भरतपुर के अंदर ही आपने बयाना के बारे में सुना होगा।
बयाना फोर्ट के बारे में भी हमने सुना है कि नहीं सुना? हमने फोर्ट्स पढ़े हैं ऑलरेडी। अगर किसी को बयाना फोर्ट याद नहीं है तो पीछे पन्ने पलट लेना और लिख लेना, देख लेना वहां पर क्या क्या मैंने बताया है उसके बारे में। तो अगला जो हमारा सभ्यता स्थल है वो कौन सा है? बयाना सभ्यता। और इस बयाना सभ्यता से हमें क्या याद रखना है? तो आपको इस बयाना सभ्यता से याद रखना है कि एक तो यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं और सिक्कों के साथ साथ आपको यहाँ पर नील की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। नील की खेती पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। गुप्तकालीन सिक्के और फिर आपको याद रखना है नील की खेती के साक्ष्य। अब आगे जो सभ्यता है वो है दर भरतपुर, दर सभ्यता। इस दर सभ्यता के बारे में आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं। और जो चीज याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि यहां से हमें प्रारंभिक पाषाणकालीन चित्रित शैलाश्रय मिले हैं या फिर शैल चित्र मिले हैं। तो ये आप थोड़ा सा याद रख लेना। प्रारंभिक पाषाणकालीन शैल चित्र। ये हमने किसकी बात कर ली है? ये हमने बात कर ली है भरतपुर के दर क्षेत्र की। इसके बाद आपको एक और सभ्यता का नाम यहाँ पर याद रखना है और वो है मलाह सभ्यता। मलाह सभ्यता। तो भरतपुर से जुड़े हुए जो जो क्षेत्र हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये और इसी के साथ हमारी जो सभ्यताएं हैं वो खत्म हो जाती है। जो जो आपके सिलेबस में है वो मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा दी है। एक दो सभ्यता ऊपर नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कर देना। बाकी मैंने कोशिश की है कि जो जो सभ्यताएं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी गई हैं और जो जो सभ्यता आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम देते समय आपको थोड़ा रिलैक्स फील हो कि हाँ मुझे ये टॉपिक आता है, मैंने सबको कवर करवाने की कोशिश की है यहाँ पर। तो आपको बस याद रखना है कि कोई भी चीज आप एग्जाम में जब जाएं तो छोड़ के न जाएं। तो एग्जाम में जाने से पहले ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं उनका आप एक बार रिवीजन कर लेना ताकि अच्छे से सारी चीजें एक बार रिकॉल हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए थोड़ा एग्जाम में जाने से पूर्व। और ये हमारा सभ्यता वाला टॉपिक जो है ये खत्म हो जाता है। इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक करवाया है वो आपको पता ही होगा कि मैंने आपको प्रमुख नगर और उनके संस्थापक पढ़ाए हैं। तो दोनों चीजें मेरी क्लियर हो चुकी है। अब हम आगे कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे। संभवतः हम अभिलेखों के बारे में बातचीत करेंगे कि यहाँ राजस्थान से हमें कौन कौन से अभिलेख प्राप्त हुए हैं और उन अभिलेखों में किस राजवंश की या फिर किसी और चीज की जानकारी उस संबंधित क्षेत्र से मिलती है, तो उनकी चर्चा करेंगे हम। तो अभी के लिए आप ये क्लास देख लेना पूरी और रिवीजन कर लेना। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।